बैठिए बैठिए, तेजी से बैठिए। अरे हल्ला नहीं, हल्ला नहीं, आराम से बैठिए। जिस लड़की का एडमिशन नहीं हुआ है कल तक एडमिशन ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए लाइव करी। कहाँ तक पढ़े थे? अच्छा, हमने तत्व के बारे में पढ़ चुके हैं, यौगिक के बारे में पढ़ चुके हैं, और तत्व और यौगिक में अंतर आपको बोले थे पढ़ के आइएगा। तो तत्व और यौगिक के बीच क्या अंतर है उसको एक एक लाइन पढ़िएगा, आप समझ जाइएगा। क्योंकि हम तत्व समझ चुके हैं, यौगिक समझ चुके हैं, तो फिर उसके अंतर को समझना कोई बड़ी बात नहीं है। प्रश्न बना रहे हैं किन चैप्टर का? बन रहा है कि नहीं बन रहा है? वेरी गुड, वेरी गुड। आज जो पढ़ेंगे मिक्सचर के बारे में। मिक्सचर क्या है? जब दो या दो से अधिक तत्व, जब दो या दो से अधिक तत्व या दो या दो से अधिक यौगिक यानी कंपाउंड या तत्व तथा यौगिक को आपस में सीधे मिला दीजिए तो किसका निर्माण होता है? मिश्रण का निर्माण होता है। मिश्रण अशुद्ध पदार्थ है। मिश्रण कैसे पदार्थ है? अशुद्ध पदार्थ, अशुद्ध। और यह मिश्रण कैसे बनता? आप दो या दो से अधिक तत्व को मिला दीजिए, किसी भी तरह मिला दीजिए, क्या बन गया? मिश्रण बन गया। आप दो या दो से अधिक यौगिकों को भी आपस में मिला दीजिए, क्या बन गया? मिश्रण बन गया। आप एक तत्व, एक यौगिक, दो तत्व, दो यौगिक या तत्व या यौगिकों को मिला दीजिए, क्या बन गया? मिश्रण बन गया। यानी कि दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक या तत्व या यौगिक को आप मिला दीजिए, किसी भी तरह से मिला दीजिए, तो किसका निर्माण होगा? मिश्रण का निर्माण होगा। बस मिश्रण निर्माण के शर्त ये है कि मिलाएं जो है आप, उनके बीच रासायनिक अभिक्रिया नहीं होनी चाहिए। उनके बीच रासायनिक अभिक्रिया नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया होगा तो यौगिक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? यौगिक बनने में रासायनिक अभिक्रिया होती है, मिश्रण बनने में कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। मिश्रण बनना एक भौतिक परिवर्तन। क्लियर हो गया ना? तो मिश्रण एक ऐसे पदार्थ है जो दो या दो से अधिक पदार्थ को किसी भी अनुपात में मिला देने से बन जाता है। मिश्रण बनते समय बस शर्त यह है कि मिलाने वाले पदार्थों के बीच रासायनिक अभिक्रिया नहीं होनी चाहिए। यानी कि जब भी यौगिक निर्मित होते हैं तो उनके बीच रासायनिक अभिक्रिया होती है, लेकिन मिश्रण बनने में कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे दैनिक जीवन में उपयोग आने वाले अधिकांश पदार्थ मिश्रण ही है। अधिकांश पदार्थ क्या है? मिश्रण ही है। आप जो कपड़ा पहन रहे हैं वो एक मिश्रण का उदाहरण है। आप जो भोजन कर रहे हैं वो मिश्रण का उदाहरण है। हमारा जो शरीर है वो मिश्रण का उदाहरण है। तो आम जिंदगी में जो अधिकांश पदार्थ है वो लगभग मिश्रण के तरीके। हमारा रक्त एक मिश्रण है, हम जो दूध पीते हैं वो एक मिश्रण होता है।
क्लियर हो गया मिश्रण क्या है। अब ध्यान दीजिए कि मिश्रण यानी कि मिक्सर दो प्रकार के होते हैं। मिक्सचर, मिक्सचर मतलब भूजा भी हो जाता ना जी, हिंदी बोलते हैं। मिश्रण क्या हुआ, फैन चलाए, फैन चला दीजिए हो, गर्मी तो ये देखिए ना, पंखा उधर डोल ले। अब ये मिश्रण जो है दो प्रकार के होते हैं। मिश्रण कितने प्रकार के, अब यही पंखा ठीक करो दीपेन। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, एक होमोलोगस, नहीं पीछे पीछे करिए, होमोलोगस यानी क्या, समांग मिश्रण, और हेटेरोजीनियस यानी विषमांग मिश्रण। मिश्रण कितने प्रकार के, ये पंखा को बेचकर दूसरा लीजिए, ठीक है। पंखा कभी वो किधरों किधरों घूम जाता है। उषा का पंखा मंगा बेन करिए, ठीक है। उषा का पंखा में दिक्कत है, वो एसी में चलने वाला पंखा है, नया खरीद कर लाइएगा, चलेगा फिर बंद हो जाएगा, 6 महीने के बाद डोलेगा खाली, ठीक है। नहीं, हम बार बार देखे, हम 3-4 बार फंसे ही कंपनी का पंखा लेके, अभी देख रहे उधर घूमेगा ही। लोकल पंखा रे पागल की तरह चलता है, पागल की तरह खराब हो जाता है। क्या उषा का पंखा भी यूज किए होंगे, उसका तरीका धीरे धीरे खराब होगा, पहले हल्का हल्का घूमेगा, फिर धीरे घूमते रहेगा लेकिन बंद नहीं होगा। डुप्लीकेट कंपनी जो था एक के बार में जल जाएगा या खत्म हो जाएगा। खैर छोड़िए, पंखा की बात बाद में करेंगे। पंखा भी मिश्रण है, मिश्रण, ठीक है। पंखा प्लास्टिक से बना हुआ है, प्लास्टिक एक मिश्रणीय पदार्थ है। तो मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, समांग मिश्रण और विषमांग मिश्रण। अब देखिए, मिश्रण 2 या 2 से अधिक पदार्थों से मिलकर बने होते हैं। तो जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ अच्छी तरह से घुले मिले हो तो ऐसे मिश्रण को क्या कहते हैं, समांग मिश्रण। जब 2 पदार्थ अच्छी तरह से घुले मिले हो तब ऐसे मिश्रण को क्या कहते हैं, समांग मिश्रण। उदाहरण के लिए शरबत, शरबत, शरबत जो है, शरबत यानी कि चीनी प्लस पानी इक्वल टू शरबत, शरबत। तो चीनी और पानी को घोलकर जब हम शरबत बनाते हैं तो चीनी और पानी आपस में मिलकर मिश्रण का निर्माण किया, क्योंकि चीनी और पानी घुलते हैं और घुलना रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, गलना रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, घुलना रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। यानी अवस्था परिवर्तन हम पढ़े थे ना, अवस्था परिवर्तन एक भौतिक प्रक्रिया है, रासायनिक प्रक्रिया या रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। बात को समझ गए कि नहीं। तो चीनी और पानी जो मिलकर शरबत बनते हैं दोस्तों, वो आपस में अच्छी तरह से घुले मिले होते हैं। तो जब मिश्रण के अवयवी पदार्थ, जिन जिन पदार्थों से मिश्रण बना हुआ है, तो मिश्रण के अवयवी पदार्थ एक दूसरे में अच्छी तरह घुले मिले हो तब ऐसे मिश्रण को क्या कहेंगे, समांग मिश्रण कहेंगे। क्या कहेंगे, समांग मिश्रण कहेंगे। क्लियर है कि नहीं है। और पानी वाला दाल, पानी वाला दाल खाए ना, ऐसा दाल बना लीजिए, ऊपर पानी नीचे दाल, ऐसा दाल खाए हैं। नॉर्मली कुकर में जब हम बनाते हैं तो पूरी तरह से घुल मिल जाते हैं दाल, लेकिन नॉर्मली कभी कभी आप बनाएगा दाल नहीं गलेगा ठीक से। जो दाल नहीं गला वो तो आपका मिश्रण है, उसमें दाल है पानी है, वो तो मिश्रण है। दाल नीचे बैठ गया, पानी ऊपर है, ऐसे दाल को आप मिश्रण तो कहिएगा क्योंकि वो मिश्रण है, लेकिन वो कैसा मिश्रण, विषमांग मिश्रण। या पानी में आपका वेजिटेबल ऑयल गिरा दीजिए, पानी और वेजिटेबल ऑयल का मिश्रण कैसा,
बिस्मांग बनेगा। तेल घुलता है जल में, अच्छी तरह से घुलता मिलता नहीं। तो बिस्मांग मिश्रण और समांग मिश्रण आप समझ गए होंगे क्या है। जब मिश्रण के अवयव अच्छी तरह से घुले मिले हो तो ऐसे मिश्रण को क्या कहते हैं, समांग मिश्रण। और जब मिश्रण के अवयव अच्छी तरह से घुले मिले ना हो तो वो क्या है, बिस्मांग मिश्रण। जैसे पित्तल, पित्तल मिश्र धातु है और जितने भी मिश्र धातु होते हैं वो मिश्रण होते हैं, क्योंकि पित्तल बनाया जाता है कॉपर और जस्ता को मिलाकर, और कॉपर और जस्ता के बीच रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है पित्तल बनने के लिए। तो जितने भी मिश्र धातु होते हैं सब मिश्रण होते हैं, और मिश्र धातु जो मिश्रण है वो समांग मिश्रण। अब पित्तल का बर्तन देखे हैं, आपको कभी लगा है कि पित्तल में नीचे में कॉपर ज्यादा लग रहा है, जिंक कम लग रहा है, या दुकानदार को बोले कि जिंक ज्यादा वाला दीजिए। अच्छी तरह से दोनों घुले मिले हैं, तो अच्छी तरह से मिश्र धातु यानी कोई भी हो, पित्तल हो वो, या फिर डुरेलुमीन हो या मैग्नीशियम हो, कोई भी मिश्र धातु को ले लीजिए, सारे मिश्र धातु मिश्रण है और सारे मिश्र धातु समांग मिश्रण है। तो जब मिश्रण के अवयवी पदार्थ आपस में अच्छी तरह से घुले मिले हो तो वो समांग मिश्रण है, और अगर अच्छी तरह से घुले मिले नहीं हो तो वो क्या है, बिस्मांग मिश्रण है। वो क्या है दोस्तों, बिस्मांग मिश्रण है। अब मिक्सर की विशेषता पर आते हैं, मिक्सचर की विशेषता पर आते हैं। मिक्सचर की पहली विशेषता है कि मिक्सचर बनना यानी मिश्रण बनना एक भौतिक परिवर्तन है, जबकि यौगिक बनना, यौगिक बनना क्या था, रासायनिक परिवर्तन है। यौगिक बनना क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। क्लियर है बात, समझ गए ना। अब ध्यान दीजिए कि मिश्रण जिन पदार्थों से बने होते हैं, यानी मिश्रण में अवयवी पदार्थ के गुण, मिश्रण में अवयवी पदार्थ के गुण पाए जाते हैं। मिश्रण में अवयवी पदार्थ के गुण क्या होते हैं, पाए जाते हैं। आप यौगिक पढ़े थे ना, यौगिक जिन तत्वों से मिलकर बना था उसमें अवयवी तत्व के गुण नहीं पाए जाते थे। लेकिन मान लीजिए कि आप शरबत ही बनाए हैं, शरबत ही बनाए हैं, तो चीनी से बनाए हैं, पानी से बनाए हैं। अब शरबत में क्या चीनी का गुण है इसीलिए मीठा लगेगा। क्या पानी का गुण है। तो आप शरबत में क्या देख रहे थे कि चीनी, शरबत में क्या देख रहे कि चीनी के भी गुण मौजूद है, और इसके विपरीत कल हम बताए थे कि सोडियम क्लोराइड में न तो सोडियम के गुण है न ही क्लोरीन के गुण है, क्योंकि वह यौगिक है। यौगिक जिन अवयवी तत्वों से मिलकर बने होते हैं उसका गुण यौगिक में नहीं पाए जाते हैं, लेकिन मिश्रण जिस अवयवी पदार्थों से मिलकर बना होता है उस अवयवी पदार्थ के गुण मिश्रण में पाए जाते। क्लियर है ना। आप पित्तल को ही देख लीजिए, पित्तल मिश्रण है और यह कॉपर और जस्ता से मिलकर बना हुआ है। इस पित्तल में कॉपर के भी गुण मौजूद है, जिंक के भी गुण मौजूद है। तो मिश्रण जिन जिन चीजों से मिलकर बने होते हैं उन सब के गुण उस मिश्रण में पाए जाते हैं। तो मिश्रण का बनना एक भौतिक परिवर्तन है, लेकिन मिश्रण का बनना एक भौतिक परिवर्तन है, जबकि यौगिक का बनना क्या था, रासायनिक परिवर्तन था। मिश्रण जिन जिन पदार्थों से मिलकर बने होते हैं, जिन जिन पदार्थों से मिलकर बने होते हैं तो उन पदार्थों के गुण उस मिश्रण में पाए जाते हैं, उन पदार्थों के गुण उस मिश्रण में पाए जाते हैं। अगला गुण है कि दोस्तों कि मिश्रण के अवयव को, मिश्रण के अवयव को, मिश्रण के अवयव को अलग किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है। मिश्रण के अवयव को भिन्न भिन्न तरीके से या भौतिक विधियों से अलग किया जा सकता है। मिश्रण के अवयव को अलग किया जा सकता है। आप शरबत
जो चीनी और पानी से मिलकर बना है, तो चीनी और पानी को अलग कर सकते। शरबत को गर्मा दीजिए, पानी भाप बनकर उड़ जाएगा, और उतना ही गर्म करिए कि पानी भाप बने लेकिन चीनी भाप ना बने, क्योंकि हर पदार्थ गर्म करने पर ठोस से तरफ से गैस बनता है। तो आप शरबत को गर्म कीजिए, उतना गर्म कीजिए कि पानी भाप बन जाए। पानी भाप बन जाएगा तो भाप को आप अलग कर लीजिए, और फिर भाप को ठंडा कर लीजिए तो पानी निकल जाएगा, चीनी आपका उसी में रह जाएगा। अलग हो गया कि नहीं? आप सोडियम क्लोराइड से सोडियम और क्लोरीन को भौतिक विधियों से अलग नहीं कर सकते, अर्थात यौगिक के अवयवों को भौतिक विधियों द्वारा अलग करना संभव, लेकिन मिश्रण के अवयव को अलग करना भौतिक विधियों के द्वारा संभव है। क्लियर हो गया? बात समझ गए कि नहीं? तो मिश्रण के 3 प्रमुख विशेषताओं को समझे कि नहीं? कि मिश्रण का बनना भौतिक परिवर्तन है, मिश्रण में अवयवी तत्व के गुण पाए जाते हैं या अवयवी यौगिक के गुण पाए जाते हैं। यह मिश्रण जो चीज से मिलकर बना है वो सब चीज का गुण उस मिश्रण में पाया जाता है। मिश्रण के अवयवों को आप भौतिक विधियों द्वारा अलग कर सकते हैं, और इसी आधार पर आप मिश्रण और यौगिकों के बीच अंतर को भी समझ सकते हैं। इसी आधार पर आप मिश्रण और यौगिकों के बीच के अंतर को भी समझ सकते हैं। जैसे यौगिक बनना एक रासायनिक परिवर्तन है, जबकि भौतिक परिवर्तन है मिश्रण बनना। यौगिक में उसके अवयवी तत्व के गुण नहीं पाए जाते, जबकि मिश्रण में उसके अवयवी पदार्थ के गुण मौजूद रहते हैं। मिश्रण के अवयव को भौतिक विधि के द्वारा, यानी भौतिक विधि का मतलब उबाल कर, काट कर, छांट कर, गर्मा कर, घुलाकर, ये सब विधि भौतिक विधि है। तो भौतिक विधियों द्वारा आप अलग नहीं कर सकते, लेकिन मिश्रण के अवयव को अलग कर सकते। अब मिश्रण कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के, समांग मिश्रण और कौन समांग मिश्रण है, कौन विषमांग मिश्रण है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ध्यान दीजिए कि पदार्थ के अवस्था के आधार पर, पदार्थ के अवस्था के आधार पर, और पदार्थ के मुख्य 3 ही अवस्था, ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव और गैस, ठोस, द्रव और गैस। इस अवस्था के आधार पर अगर हम पदार्थों को बंटवारा करने लगे तो इस पदार्थ की अवस्था ठोस, द्रव, गैस के आधार पर अगर मिश्रण को क्लासिफाई करने लगे तो मिश्रण कुल 6 प्रकार के हो जाते हैं। यानी सामान्य तौर पर मिश्रण 2 प्रकार के हैं, समांग मिश्रण और विषमांग मिश्रण। लेकिन पदार्थ के अवस्था ठोस, द्रव, गैस, इन अवस्थाओं पर अगर आप विचार करिएगा तो इन अवस्थाओं पर विचार करने के बाद जो है मिश्रण 6 प्रकार के हो जाते हैं। 6 प्रकार के हो जाते हैं। कैसा प्रकार? पहला ठोस, ठोस मिश्रण, ठोस, ठोस मिश्रण, ठोस, ठोस मिश्रण। जितने भी मिश्र धातु है लगभग, जैसे पित्तल ही है, पित्तल जिंक और कॉपर से मिलकर बना है। जिंक भी ठोस, कॉपर भी ठोस। तो पित्तल किस प्रकार का मिश्रण है? जितने भी लगभग मिश्र धातु होते हैं सब कैसे मिश्रण होते हैं? ठोस, ठोस मिश्रण होते हैं। तो एक प्रकार का ये हो गया ठोस, ठोस मिश्रण। दूसरा तरीका है ठोस, द्रव मिश्रण, ठोस, द्रव मिश्रण, ठोस, द्रव मिश्रण। इसका तो एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका शरबत। शरबत जो बना है वो चीनी से बना है जो ठोस है, और पानी से बना है जो द्रव है। तो एक मिश्रण ठोस, ठोस मिश्रण हो सकता है, दूसरा हमको ठोस द्रव मिश्रण मिल सकता है, दूसरा ठोस द्रव मिश्रण मिल सकता है, तीसरा हमको मिल सकता है ठोस गैस मिश्रण, ठोस गैस मिश्रण। ठोस गैस मिश्रण का सबसे अच्छा उदाहरण है फोम। देखें फोम, जिसको दबाने से पचक जाता है, वह फोम, वो भी मिश्रण है। दबाने से वो पचक क्यों गया? उसमें हवा भरा था, हवा निकल गया, पचक गया, तो वो ठोस गैस मिश्रण है। इसके विपरीत फोम हो गया खेत की मिट्टी। खेत की
आप जानते हैं फसलों की बेहतर उपज के लिए फसलों के बेहतर उपज के लिए मिट्टी में ऑक्सीजन गैस का भी होना बहुत जरूरी है। यानी खेत की जो मिट्टी होती है उसमें पर्याप्त ऑक्सीजन गैस घुले होते हैं, में मिले होते हैं, उनके कणों के बीच फंसे होते हैं हवा। तो वो खेत की मिट्टी में मिट्टी है और वायु है जो किस प्रकार का मिश्रण है? ठोस गैस मिश्रण। तो भौतिक अवस्था के आधार पर ठोस ठोस मिश्रण हो सकते हैं, ठोस द्रव मिश्रण हो सकते हैं, ठोस गैस मिश्रण हो सकते हैं, ठोस गैस मिश्रण हो सकते हैं। और चौथा टाइप है द्रव द्रव मिश्रण। द्रव द्रव मिश्रण, द्रव द्रव मिश्रण में पानी मिला दीजिए, शराब मिला दीजिए, कैसा मिश्रण है? द्रव द्रव मिश्रण होगा कि नहीं? है मिला दिए, लगता है कि अब देंगे सबको, हल्ला कर रहा है। शराब यानी इथाइल अल्कोहल है। तो पानी भी द्रव है और इथाइल अल्कोहल, जिसका शराब या किसी भी पेय पदार्थ जो मानव अल्कोहलिक रूप से लेता है उसमें इथाइल अल्कोहल होते हैं। क्योंकि सभी अल्कोहलों में एकमात्र अल्कोहल इथाइल अल्कोहल है जो विषैला या जहरीला बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन नशीला होता है। बाकी सारे अल्कोहल विषैले होते हैं। तो इसका मिश्रण कैसा मिश्रण होगा? द्रव द्रव मिश्रण होगा। पांचवा टाइप है द्रव गैस मिश्रण। द्रव गैस मिश्रण जैसे सॉफ्ट ड्रिंक, ठीक है, किसी भी ब्रांड का सॉफ्ट ड्रिंक पीजिए, उसमें पानी रहता है और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहता है उसमें। तो एक सॉफ्ट ड्रिंक कैसा मिश्रण हो गया? द्रव गैस मिश्रण हो गया। कैसा मिश्रण हो गया? और छठा तरीका है क्या? गैस गैस मिश्रण। गैस गैस मिश्रण, गैस गैस मिश्रण। अब गैस गैस मिश्रण का उदाहरण क्या है? वायु, हवा। गैस गैस मिश्रण का उदाहरण क्या है? वायु। हमारा जो हवा है इसमें ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, गैस गैस का मिश्रण है क्या? और हवा में जो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये एक दूसरे के बीच अभिक्रिया नहीं करते हैं, इसलिए ये मिश्रण है। तो अगर भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर आप मिश्रण को देखिएगा तो मिश्रण आपको कितने प्रकार के हो सकते हैं? तो मिश्रण का वर्गीकरण दो तरीके से किया जाता है। मिश्रण का वर्गीकरण दो तरीके से किया जाता है। एक तरीका है कि मिश्रण को आप समांग विषमांग में बांट दीजिए। एक दूसरा तरीका है कि भौतिक अवस्था पर आप मिश्रण को बांट दीजिए। और भौतिक अवस्था पर मिश्रण कितने प्रकार का निकल गया? 6 प्रकार के। क्लियर हो गया? हाँ बोलिए। हाँ, और भी बहुत चीज रहता है। कैफीन रहता है, नमक रहता है। क्या? पानी जो महंगा महंगा मिलता है। एक मिनट बोलने दीजिए ना। हाँ, पानी जो हम पीते हैं वो तो मिश्रण है, वो यौगिक नहीं है। जो हम पानी पीते हैं वो क्या है? मिश्रण है। क्योंकि हम जो पानी पीते हैं उसमें आवश्यक लवण घुले रहते हैं, ठीक है ना? विथ एडेड मिनरल वाला पानी पीते हैं, उसमें लोहा, मैग्नीज, ये सब के कण मिले होते। तो जो हम पानी पीते हैं ना, हम पीने वाला पानी एक मिश्रण है, यौगिक नहीं है। क्लियर? हाँ, अलग किया जा सकता है। हाँ, रासायनिक विधि द्वारा अलग कर सकते हैं यौगिक के अवयव को। यौगिक के अवयव को भौतिक विधि, भौतिक विधि मतलब काटना, छाटना, उबालना, गोलाना, ये भौतिक विधि हुआ। और रासायनिक अभिक्रिया होगा तो वो रासायनिक। तो यौगिक के अवयव को रासायनिक विधियों के द्वारा अलग किया जा सकता, भौतिक विधियों द्वारा नहीं। और बाकायदा ये बताए हुए हैं, नोट में लिखा हुआ है कि आप यौगिक के अवयव को रासायनिक विधियों द्वारा अलग कर सकते हैं। तो हम मिश्रण को दो तरह से बांट सकते हैं, एक समांग मिश्रण और अभौतिक अवस्था के आधार पर 6 प्रकार की। कोई दिक्कत है यहां पर? अब ध्यान दीजिए कि मिश्रण के अवयव को भौतिक विधियों द्वारा क्या कर सकते हैं?
अलग कर सकते हैं। मिश्रण के अवयव को भौतिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है। अब मिश्रण के अलग करने की कुछ जो प्रचलित विधि है, एक क्वेश्चन है कि ब्लैक वाटर क्या होता है। कल वाला क्लास नहीं दे दिए हैं, कल वाला क्लास बोले ब्लैक वाटर क्या होता है, तो हमको भी पता नहीं है ब्लैक वाटर क्या होता है। कोका कोला वाला वाटर वही ब्लैक हुआ। आजकल तो वाटर वो एक से एक आता है, ठीक है ना। बड़का बड़का आदमी कहता है पीता है, जो 1 लाख टका लीटर बिकता है। अब समझ में ना आ रहा है कि 1 लाख रुपए लीटर में पानी क्या होता है, क्या। और महंगा क्यों, तो कंपनी ने बताएगा। क्लियर। सॉफ्ट ड्रिंक महंगे क्यों होते हैं, क्या है। पानी काहे महंगा होगा, पानी में हाइड्रोजन या ऑक्सीजन रहेगा, और क्या रहेगा पानी में। अरे शांत हो जाइए। आपको पानी कोई महंगा होता है, वो मार्केटिंग है। जैसे आपको प्रोटीन पाउडर मिल रहा है, अब प्रोटीन पाउडर को बनाने में वह 200 रुपया खर्चा, और उसका रेट लिख देगा 1200 रुपया केजी। अब जो देखेगा 1200 रुपया केजी है, यही तो हम चाहिए, बस पापा क्या 1200, ठीक है। अब उसका कंपोजिशन पढ़िएगा तो वही सोयाबीन का गर्दी है, मूंग का छिलका है, अब प्रोटीन है, ठीक है ना। अब जानिए कि जो नहीं भोजन करता उसको हॉर्लिक्स खिला दीजिए। हॉर्लिक्स में क्या है, वही गेहूं का दर्रा है, गेहूं का दर्रा है, मकई का दर्रा है, थोड़ा चीनी मिला दिया, स्वाद इनहेलर मिला दिया, स्वाद बढ़ा दिया। अब जो एकदम हॉर्लिक्स खाएगा पॉजिटिव दिमाग। तो पानी कोई महंगा बिकता, उसमें कुछ नहीं, उसमें वही हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, अब फिर भी उतना महंगा इसलिए बिक रहे हैं, लोग खरीदते हैं इसलिए बिक रहे हैं, ठीक है। अरे चल बहुत क्वेश्चन है जी, शांत रहो, ठीक है। क्लियर हो गया। अब ध्यान दीजिए कि मिश्रण के अवयव को हम क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। मिश्रण के अवयव को भौतिक विधि के द्वारा अलग कर सकते हैं। अब मिश्रण के भौतिक विधियों के द्वारा अलग कर सकते हैं, तो कुछ तरीके हैं अलग करने के, जिसको हमें पढ़ लेना चाहिए। और पहला तरीका है डिस्टिलेशन। आसवन। पहला तरीका है आसवन। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है बताइएगा, तत्व यौगिक क्या मिश्रण। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2SO। और जैसे ही रासायनिक सूत्र हो गया वो क्या हो गया, यौगिक। रासायनिक सूत्र के द्वारा केवल किस पदार्थ को व्यक्त कर सकते हैं, यौगिक को। तो सल्फ्यूरिक एसिड यौगिक है। एक प्रश्न आता है सल्फ्यूरिक एसिड क्या है। अब मिश्रण के अलग कर सकते हैं भौतिक विधियों के द्वारा, मिश्रण के भिन्न भिन्न अवयव को क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। मिश्रण के अलग करने की ढेर सारी विधियां हैं, लेकिन जो विधि जानना जरूरी है, जिस पर प्रश्न आते रहते हैं, वो आपको बता रहे हैं। पहला है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन के द्वारा हम ऐसे मिश्रण को अलग कर सकते हैं जिसका एक अवयव क्या है, ठोस है, दूसरा अवयव क्या है, द्रव है, और दोनों के बीच के बॉइलिंग पॉइंट, दोनों के बीच के बॉइलिंग पॉइंट का अंतर, दोनों के बीच के बॉइलिंग पॉइंट का अंतर कम से कम 25 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक हो। आसवन क्या है, तो मिश्रण के अवयव को अलग करने की एक विधि है। आसवन विधि के द्वारा क्या सभी प्रकार के मिश्रण को अवयव को अलग कर सकते, नहीं। आसवन विधि द्वारा हम ऐसे मिश्रण को अलग कर सकते हैं जिसका एक अवयव क्या है और दूसरा अवयव क्या है, और दोनों के क्वथनांक के बीच कम से कम 25 डिग्री का अंतर है।
25 डिग्री या इससे अधिक। तो इस आसवन विधि के द्वारा हम मिश्रण को कैसे अलग करते हैं? तो ठोस प्लस द्रव, इसी मिश्रण को अलग किया जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? गर्म करते हैं। गर्म इतना करते हैं कि यह द्रव क्या हो जाए? वाष्पीकृत हो जाए, और द्रव वाष्पीकृत होकर के एक दूसरे बर्तन में चला जाए, और फिर इस बर्तन में हम वाष्प को लेकर के इसको क्या कर लेंगे? ठंडा कर लेंगे। तो द्रव अलग हो गया, अब बच गया इसमें क्या? ठोस। यही है आसवन। यानी आसवन विधि में एक बार क्या होता है और दूसरी बार क्या होता है? गर्म करना क्या कहलाता है? वाष्पन। और ठंडा करना संघनन। गैस का द्रव में परिवर्तित होना संघनन कहलाता था ना। यानी आसवन विधि में पहले बॉयल किया जाता है और उसके बाद कंडेंसेट किया जाता है। तो आसवन विधि क्या है? तो मिश्रण के अवयव को अलग करने की विधि है। और इस आसवन विधि द्वारा हम ठोस द्रव मिश्रण को अलग करते हैं, ठोस द्रव मिश्रण को अलग करते हैं। और ठोस द्रव सभी मिश्रण को अलग नहीं किया जाता आसवन विधि में। उनके बॉइलिंग के बीच कम से कम 25 डिग्री या इससे अधिक का अंतर हो। इससे कम का अंतर रहेगा ना तो आप गरमाइएगा, इहो वाष्प बन जाएगा, इहो वाष्प बन जाएगा। अगर दोनों का बॉइलिंग बहुत कम रहेगा तो गरमाने में दोनों वाष्प बनकर दोनों निकल जाएगा। इसलिए इन दोनों के बीच बॉइलिंग पॉइंट में पर्याप्त अंतर होनी चाहिए। तो हमको उसी हिसाब से गर्म करेंगे कि द्रव वाष्प बन जाए लेकिन ठोस वाष्प न बने। और द्रव वाष्प बन जाएगा, उसको दूसरा बर्तन में निकाल लेंगे, या वह प्रोसेस से उसको अलग करके पुनः ठंडा करके हम द्रव को अलग कर लेंगे, ठोस उसी में रह जाएगा। और इस तरह ठोस द्रव मिश्रण से ठोस अलग, द्रव अलग। क्लियर है बात? समझ गए? आसवन विधि समझिए। समुद्र का पानी को पीने लायक किस विधि से किया जाता है? आसवन विधि। समुद्र का जो पानी है, समुद्र का जो पानी है उसमें प्रायः क्या है? नमक प्लस पानी। इसको आसवन विधि में पहले क्या करिए? गर्म करिए। गर्म करिए तो पानी क्या बन जाएगा? वाष्प। फिर वाष्प को क्या करिए? ठंडा करिए। क्या निकल गया? नमक बच गया इसी में। समुद्र के जल को पीने लायक जल में किस विधि के द्वारा बदला जाता है? आसवन विधि के द्वारा बदला जाता है। आसवन विधि के द्वारा। हालांकि यह विधि बहुत खर्चीली है, इसलिए आप ये नहीं कहिएगा कि 70% पर तब तो समुद्र का पानी है तो पीने वाला जल का तो कोई कमी ही ना होगा। एकदम लाएंगे समुद्र से टैंकर का टैंकर नमक, फ्री में पानी भी पिएंगे। तो ये विधि ऐसे कर सकते हैं, लेकिन यह विधि खर्चीली है। वर्तमान समय में दो ही देश ऐसे हैं जो समुद्र के पानी को ही टोटल का टोटल पीने लायक पानी में बदलता है। एक सऊदी अरेबिया है, दूसरा इजराइल है। सऊदी अरेबिया और इजराइल अपने प्रत्येक नागरिक को समुद्र के पानी को फिल्टर करके पीने योग्य बनाकर फ्री में अवेलेबल करवाता है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं ना? तो आसवन विधि को एक बार पढ़िए तो। रिकॉर्डेड में देखिए, वीडियो अपलोड है। अनिरुद्ध कुमार। कल ऑनलाइन क्यों नहीं होता? कल तो हुआ था। कल ऑनलाइन नहीं हुआ था जी। आए और तो रिकॉर्डेड क्लास नहीं है। अच्छा, कल क्लास में कुछ डिस्टरबेंस हुआ था इसीलिए ऑनलाइन नहीं हुआ। रिकॉर्डेड में कोई फॉल्ट नहीं ना है? ओके। का ये आसवन विधि क्लियर हो गया? अब दूसरी विधि पर आइए। दूसरी विधि है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। मिश्रण को अलग करने की दूसरी विधि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, यानी कि परभाजी आसवन। परभाजी आसवन
यह विधि भी मिश्रण के अवयवों को अलग करने की विधि है। और इस विधि के द्वारा कैसे मिश्रण को अलग करते हैं? इस विधि के द्वारा द्रव द्रव मिश्रण को अलग करते हैं। किस मिश्रण को? द्रव द्रव। यानी 3-4 लिक्विड पदार्थ आपस में मिले हुए हैं, 3-4 लिक्विड पदार्थ आपस में मिले हुए हैं, तो उनको एक दूसरे से अलग करते हैं। किस विधि के द्वारा? परभाजी आसवन के द्वारा। या परभाजी आसवन के द्वारा ऐसे मिश्रण जिसमें कम से कम 2 द्रव या 2 से अधिक है। आखिर एक मिश्रण में चाहे 2 लिक्विड हो या 2 से अधिक लिक्विड हो, 3, 4, 5, 7, 10 लिक्विड क्यों न हो, अगर द्रव द्रव मिश्रण है तो उसको हम किस विधि के द्वारा अलग करेंगे? परभाजी आसवन के द्वारा। आसवन के द्वारा हम ठोस द्रव मिश्रण को अलग करते हैं, जबकि परभाजी आसवन के द्वारा द्रव द्रव मिश्रण अलग करते हैं। चाहे वो मिश्रण में 2 द्रव हो, चाहे फिर 2 से अधिक द्रव हो, उसे हम परभाजी आसवन के द्वारा ही अलग करते हैं। और द्रव द्रव मिश्रण में एक खास विशेषता होती है कि इनके क्वथनांक के बीच 10 डिग्री से कम का अंतर होता है। इसके क्वथनांक के बीच क्या होता है? 10 डिग्री से कम का अंतर होता है। तो जब 2 या 2 से अधिक द्रव आपस में मिले हो और उनके क्वथनांकों के बीच 10 डिग्री से भी कम का अंतर हो, तब ऐसे मिश्रण को हम किस विधि के द्वारा अलग करते हैं? परभाजी आसवन के द्वारा अलग करते हैं। जब 2 या 2 से अधिक द्रव जिनके क्वथनांकों के बीच 10 डिग्री या इससे कम का अंतर हो, तब ऐसे मिश्रण को किस विधि से अलग करते हैं? परभाजी आसवन विधि के द्वारा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा ही अलग करते हैं। इसमें भी वही प्रोसेस है, गर्म करना फिर ठंडा करना, लेकिन इसमें ज्यादा भीड़ है दोस्तों। यानी कि ठंडा आपको गर्म इस तरह से, टेम्परेचर इस तरह से इंक्रीज कराना है कि ताकि एक पदार्थ वाष्पित हो, दूसरा पदार्थ वाष्पित होने से बचे रहे। तो परभाजी आसवन विधि में क्या होता है कि कई द्रव मिले हुए, ठीक है ना, कई द्रव मिले हुए। तो शुरुआत में मान लीजिए जैसे पेट्रोलियम के विभिन्न अवयव को, पेट्रोलियम के विभिन्न अवयव क्या है? डीजल है, किरोसिन है, ठीक है, किरोसिन है, पेट्रोल है, ठीक है, ये सब विभिन्न अवयव है। तो पेट्रोलियम को इस तरह से पहले गर्म करना कि केवल कौन वाष्पित हो? डीजल। फिर उसके ऊपर के ताप पर कौन वाष्पित हो? फिर ऊपर के ताप पर कौन वाष्पित हो? ठीक है। जैसे कि परभाजी आसवन विधि में क्या होता है कि एक परभाजी स्तंभ होता है। क्या होता है? परभाजी स्तंभ, जिसका जैसे इसमें पेट्रोलियम का है तो इसमें पेट्रोलियम डाल देंगे। क्या करेंगे? इसका टेम्परेचर स्केल बना होता है। ये 100 डिग्री है, ये 200 डिग्री है, ये 300 डिग्री है, ये 400 डिग्री है। ठीक है, ये गर्म हो रहा है, यहाँ का तापमान 400, यहाँ 300, यहाँ 200, यहाँ 100। अब क्या होगा कि पेट्रोलियम का जो अवयव 400 पर वाष्पित होगा तो उसके लिए यहां नली बना हुआ है, वो यहां से निकलेगा। जो ऊपर के 300 पर वाष्पित होने वाला है उसके लिए यहां पर नली है, यहां निकल रहा है। अगर कोई 200 पर वाष्पित होने वाला है उसके लिए यहां नली बना है, यहां निकल रहा है। तो गर्म कर रहे हैं और विभिन्न टेम्परेचर पर भिन्न भिन्न द्रव वाष्पित होकर क्या हो रहे हैं? निकल रहे हैं। और फिर हम उसको बारी बारी से क्या कर रहे हैं? ठंडा कर रहे हैं। सारा मिश्रण एक दूसरे से क्या हो गया? अलग हो गया। क्लियर बात समझ गए? आसवन समझे, परभाजी आसवन समझे। आसवन विधि द्वारा कौन मिश्रण को, अवयव को अलग किया जाता है? ठोस द्रव। परभाजी आसवन के द्वारा द्रव द्रव। मिश्रण के अवयव को अलग करने की एक तीसरी विधि है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी, हिंदी में भी क्रोमेटोग्राफी कहते हैं।
जब कई विलेय पदार्थ, कई विलेय, विलेय को अंग्रेजी में सोल्यूट कहते हैं, कई विलेय पदार्थ, कई विलेय पदार्थ एक ही विलायक में घुले हो, एक ही विलायक में, विलायक को अंग्रेजी में कहते हैं क्या, सॉल्वेंट, एक ही विलायक में क्या हो, घुले हो, तब ऐसे ही मिश्रण को अलग करने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, क्रोमेटोग्राफी। जब कई विलेय पदार्थ एक ही विलायक में घुले हो, तब ऐसे मिश्रण को अलग करने के लिए कौन विधि, क्रोमेटोग्राफी। जैसे जल, जल एक, जैसे जल और, पहले विलेय और विलायक समझते हैं ना, विलयन में जिसकी मात्रा कम है वो, और जिसकी मात्रा ज्यादा है, जैसे शरबत में पानी क्या है, विलायक है, और चीनी क्या है, विलेय। समझ गए ना। मान लीजिए कि पानी है, पानी किसकी भूमिका में है, उस पानी में नमक घुला है, चीनी घुला है, नींबू का रस घुला है, और कई चीज पानी में घुला हुआ, सबको अलग अलग करना है। एक पानी में मान लीजिए चीनी भी घुला दिया गया है, नमक भी घुला दिया गया है, ग्लूकोज भी घुला दिया गया है, मिट्टी भी घुला दिया गया है, यानी कई विलेय पदार्थ एक ही विलायक यानी पानी में क्या हो गए, घुल गए। ऐसे ही मिश्रण के अवयव को अलग किया जाता है किस तकनीक के द्वारा, क्रोमेटोग्राफी तकनीक के द्वारा। आप जानते हैं क्रोमेटोग्राफी तकनीक का सबसे ज्यादा इस्तेमाल फोरेंसिक साइंस में होता है। फोरेंसिक साइंस यानी अपराध विज्ञान। अपराध विज्ञान में देखते हैं ना, छोटे से छोटे नमूने का जांच करके बहुत बड़े बड़े चीज का पता लगा लिया जाता है। जैसे एक आदमी को जहर देकर मार दिया, लाश को झटपट में जला दिया, लेकिन उस व्यक्ति का ब्लड उस घर में गिर गया। अब ब्लड सबसे बड़ा सुराग है, कुछ भी आएगा पहले ब्लड में जाएगा। तो मान लीजिए ब्लड मिल गया, अब ब्लड को ले जाएगा फोरेंसिक साइंस का टीम, और ब्लड को, ब्लड में WBC है, ब्लड में RBC है, ब्लड में प्लेटलेट से और भी ढेर सारे चीज, और उसमें थोड़ा जहर भी है, क्योंकि जहर देके मारा है मान लीजिए। तो ब्लड भी एक तरह से, ब्लड को एक तरह से देखिए तो ब्लड में एक तरह से ब्लड प्लाज्मा होते हैं। अब ब्लड प्लाज्मा किसकी भूमिका में होते हैं, और उसमें कई प्रकार के विलेय पदार्थ क्या है, घुले हुए। क्रोमेटोग्राफी तकनीक से सबको अलग कर लिया जाएगा, WBC अलग, RBC अलग, प्लेटलेट्स अलग, जहर अलग। और जो जहर निकला उसका शीशी उसी के घर में धरा जाएगा तुरंत। यही है फोरेंसिक साइंस का कमाल, छोटे से छोटे सबूत से बड़े सुराग का पता लगाना। तो क्रोमेटोग्राफी तकनीक का इस्तेमाल सबसे ज्यादा फोरेंसिक साइंस में होता है, अपराध विज्ञान में होता है, जब मानव के छोटे से नमूने लेकर उसमें क्या क्या है सब कुछ को अलग कर दिया जाता है। क्लियर है बात, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं। तो क्रोमेटोग्राफी तकनीक समझे कि ना। अब देखिए क्रोमेटोग्राफी तकनीक किस आधार पर काम करता है, इसको आप थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। आप ये देख ले कि एक ही विलायक में जब कई विलेय के पदार्थ घुले हुए हैं तो उसको हम क्रोमेटोग्राफी तकनीक द्वारा अलग करते हैं। क्रोमेटोग्राफी तकनीक इस सिद्धांत पर काम करता है कि विलायक में कई विलेय जरूर घुले हुए हैं, लेकिन सबकी घुलनशीलता एक समान नहीं है। पानी में ही चीनी को घुलाए हैं, नमक को घुलाए हैं, ग्लूकोज को घुलाए हैं, मिट्टी को घुलाए हैं, सब एक ही समान तरीके से घुलेगा नहीं। कोई पदार्थ ज्यादा घुलेगा, कोई पदार्थ कम घुलेगा। उस घुलने की क्षमता के आधार पर ही सबको क्या कर लिया जाता है, अलग कर लिया जाता है। यानी कि क्रोमेटोग्राफी तकनीक इस आधार पर काम करते हैं कि एक ही विलायक में कई विलेय पदार्थ घुले तो जरूर है, लेकिन सबकी घुलनशीलता वाली शक्ति अलग अलग है, और उसी अलग अलग से अलग अलग हो जाता है। क्लियर बात समझे कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना। क्रोमेटोग्राफी तकनीक पढ़िए।
क्रोमेटोग्राफी को एक बार नजर डालिए। चलिए, धीरज कुमार, अनीता कुमारी करेक्ट केमिस्ट्री का पीडीएफ कहां से मिलेगा? पीडीएफ तो कहीं से भी मिल जाएगा। क्या मैं टेलीग्राम चैनल पर भी पीडीएफ है, ऐप वाले सेक्शन में भी पीडीएफ है, और पटना में तो मिल ही जाएगा। कोई दोस्त पढ़ रहा है तो उससे भी मिल जाएगा, फोन कर लीजिएगा। ब्लड में 120% प्लाज्मा ही रहता है, 120%। रूम को ठीक कराओ, क्लासरूम गड़बड़ सरबर लग रहा, गर्मी। क्लास में कुछ गड़बड़ी है। सुनन जी, आजे बोल दीजिएगा रोशन आनंद को, हल्ला मत करिएगा। पूरा पढ़ा रहे, गर्मी लग रहा, पंखा चल रहा है, पते नहीं चला हवा किधर जा रहा है। क्लियर है? आसवन परबाजी, आसवन क्रोमेटोग्राफी तकनीक को समझे। हल्ला मत करिए। आसवन परबाजी, आसवन क्रोमेटोग्राफी तकनीक को आप समझ गए। तीसरा तकनीक है, ये बिल्कुल आराम आप भी किए होंगे, सीडमेंटेशन। सीडमेंटेशन, थिराना। थिराना और थिराना क्या है ये बताने का जरूरत नहीं, आप पर ये कहिएगा ये तो हम किए हुए थे बच्चा में। पर ये एक बार थिराना को, जिसके पास नोट नहीं उसके पास मोबाइल है ना, मोबाइल फोटो खींच लीजिए नोट का। ऑनलाइन वाले सब कह रहे कूलर लगवा लीजिए, एसी लगवा लीजिए। थिराना समझिए, नहीं समझे तोरा देख लीजिए। एक द्रव है, ठीक है, द्रव में बड़े बड़े ठोस के कण हैं, ठीक है ना। तो हमने क्या किए, एक द्रव है जिसमें बड़े बड़े ठोस के कण हैं और इसको अलग करना है। जिसको क्या किया, पहले ऐसे हिला दिए, हिला करके थोड़ा देर स्थिर छोड़ दिए। धीरे 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 सारे जो ठोस के कण है ना, सारे जो ठोस के कण है वो नीचे जाकर क्या होगा, बैठ जाएगा, और ऊपर में क्या बच जाएगा, जल। ऊपर से जल को निकाल लीजिए या द्रव को निकाल लीजिए, नीचे जाकर क्या हो गया, बैठ गया। ठोस के कणों को थोड़ा सा हिला डुला देने के बाद कुछ देर छोड़ देने पर ठोस के कण नीचे बैठ जाते हैं। यही प्रक्रिया क्या कहलाता है, थिराना कहलाता है। और थिराना का उल्टा एक फटकना। फटकना से देख समझे आप, हैं? हाँ हाँ, बांस के सूप, वो भी मिश्रण को अलग करने की विधि है कि नहीं है? गेहूं से भूसे अलग हो जाता फटकना विधि द्वारा, तो वो भी एक विधि है। लेकिन थिराना कोई मतलब बहुत बड़ा जैसे क्रोमेटोग्राफी तकनीक जो है वो मिश्रण की अलग करने की एक विधि है, लेकिन वो विधि काफी हाई लेवल है। लेकिन ये समान सी विधि है कि अगर आपके पास कोई द्रव है और उसमें ठोस के बड़े बड़े कण हैं तो आसानी से थोड़ा हिला डुला दीजिए और थोड़ा देर शांत हो जाइए, सब नीचे बैठ जाएगा।
तो मिश्रण के अलग करने की कुछ प्रमुख विधि को आप समझ लिए हैं ना। आसवन विधि द्वारा कैसे मिश्रण को अलग कर सकते हैं? ठोस द्रव मिश्रण को परभाजी आसवन के द्वारा, कौन? द्रव द्रव मिश्रण को, एक से अधिक, दो से अधिक द्रव वाले मिश्रण को भी अलग कर सकते हैं। जब एक ही विलायक में कई विलेय पदार्थ घुले हो तो उसको अलग किस विधि से? क्रोमेटोग्राफी तकनीक से अलग कर सकते हैं। जब किसी द्रव में बड़े बड़े ठोस के कण हो तब उसको कैसे अलग कर सकते हैं? कोई दिक्कत? अब आइए कि दो एनसीईआरटी एग्जाम्पल है जिसको समझ लेते हैं। 9th क्लास के केमिस्ट्री का बुक देखे होंगे तो उस बुक में दो मिश्रण को अलग करने का डिटेल डिस्कशन दिया हुआ है, और हम देख रहे थे इस बार ग्रुप डी के एग्जाम में काफी क्वेश्चन एनसीईआरटी के एक्सप्लेनेशन आया हुआ है। तो ये जो दो मिश्रण के अलग करने की बारीक ज्ञान जो 9th के एनसीईआरटी केमिस्ट्री में दिया हुआ है तो उसको भी समझ लीजिए। उसमें दो नियम दिए हुए, एक बारूद के विभिन्न अवयव को कैसे अलग करें और दूसरा नदी के गंदे जल को कैसे पीने लायक बनाए। तो आइए पहले समझते हैं कि नदी के गंदे जल जो एक मिश्रण है उसको पीने लायक जल में कैसे कन्वर्ट हम करेंगे, इस प्रक्रिया को समझते हैं। नदी के गंदे जल को कैसे पीने लायक बनाएंगे? सबसे पहले टंकी लेंगे, सीडमेंटेशन टैंक। इस टंकी में लेंगे नदी का गंदा जल, इस टैंक में लेंगे नदी का गंदा, और इस टैंक, पहला टैंक को कहते हैं सीडमेंटेशन टैंक। इस टैंक में क्या लिए? नदी का गंदा जल लिए, और नदी के गंदा जल में ढेर सारे छोटे छोटे अशुद्धि होते हैं और ढेर सारे बड़े बड़े अशुद्धि होते हैं, अब इस जल में सबसे पहले डालेंगे फिटकिरी। क्या डालेंगे? सबसे पहले नदी के गंदे जल किस टैंक में लेंगे? सीडमेंटेशन टैंक में। और सीडमेंटेशन कौन सी विधि आप समझ गए हैं? वही काम इस टैंक में होगा, इसलिए इसका नाम सीडमेंटेशन टैंक। सीडमेंटेशन और बेहतर तरीके से हो तो इसमें हल्का सा क्या डाल दिए? फिटकिरी। फिटकिरी का रासायनिक नाम पोटास एलम है। क्या है? पोटास एलम के प्रभाव से क्या होते हैं? पोटास एलम के प्रभाव से क्या होते हैं कि ये जो ठोस के बड़े बड़े कण है ये एक जगह आकर के क्या हो जाते हैं? इकट्ठा हो जाते हैं। जैसे ही नदी के गंदा जल में फिटकिरी या पोटास एलम डालेंगे, इस फिटकिरी या पोटास एलम के प्रभाव से ये जो ठोस बड़े बड़े गंदगी वाला कण है सब एक जगह इकट्ठा हो जाता है, और सब बड़े बड़े कण एक जगह इकट्ठा अगर हो गया तो यह हल्का होगा कि भारी? क्या होगा? भारी होगा, और भारी होकर नीचे बैठ जाएगा। भारी होकर क्या होगा? नीचे बैठ जाएगा, और इस प्रक्रिया को कहते हैं आस्कंदन। क्या कहते हैं? आस्कंदन कहते हैं। अंग्रेजी में कोगुलेशन कहते हैं, आस्कंदन कहते हैं, यानी कि कोगुलेशन कहते हैं। छोटे छोटे कणों का एक जगह इकट्ठा होकर भारी होकर नीचे तली में बैठ जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यानी पोटास एलम पानी को साफ करता है, और पोटास एलम या फिटकिरी पानी को कैसे साफ करता है वो देखे। वो क्या, कौन प्रोसेस से पानी को साफ किया? अब नदी का गंदा जल नीचे बैठ गया, ऊपर में क्या है? साफ जल है। ऊपर में क्या है? साफ जल है। ऊपर में क्या है? तो ऊपर से अब साफ जल को निकाल लेंगे और नीचे गंदगी बचा रह जाएगा। एक स्टेप साफ हो गया, लेकिन एक स्टेप साफ करने से नदी के गंदे जल से बड़े बड़े गंदगी हटा है, छोटे छोटे गंदगी नहीं हटा है।
बड़े बड़े गंदगी आता है, छोटे छोटे गंदगी नहीं होता है। अब पानी को ले जाएंगे दोस्तों दूसरा टैंक में, जिसका नाम है फिल्ट्रेशन टैंक। इस टैंक में क्या होता है कि पहले नीचे बड़े बड़े पत्थर रखते हैं, नीचे बड़े बड़े, फिर उसके ऊपर थोड़ा छोटा छोटा पत्थर, फिर उसके ऊपर और थोड़ा छोटा पत्थर, अब फिर इसके ऊपर बालू, इसके ऊपर बालू, बालू। अब पानी को, इस पानी जो एक बार साफ हो चुका है, बड़े कण अलग हो गए हैं। फिल्ट्रेशन टैंक की क्या विशेषता है देखे ना, सबसे नीचे बड़े बड़े पत्थर, उसके नीचे उससे छोटा पत्थर, उसके नीचे उसके छोटा पत्थर। गांव में इस विधि का बड़ा इस्तेमाल किया जाता है। गांव समय जहां पानी में आयरन है वहां पर इस विधि का इस्तेमाल होता है आज भी, छोटे लेवल पर। और ऊपर में रहता है बालू के महीन कण। अब जो उस टैंक से पानी साफ हुआ है उसको वहां से गिराया जाता है। अब पानी जो है निकलता है कौन से, तो इस यहां पर एक नली होती है, यहां पर एक नली होती है, यहां से पानी आपका निकलता है। तो जैसे पानी को ऊपर करिए, पानी छन छन के जो निकलेगा, छोटी बड़ी अशुद्धि जो है, छोटी बड़ी अशुद्धि में सबसे छोटा बालू में फंस जाएगा, और इसमें फंस जाएगा, इसमें फंस जाएगा, और इधर से आपका एकदम साफ पानी निकलेगा। इस टैंक को कहते हैं फिल्ट्रेशन टैंक। अब पानी का सारा गंदगी क्या हो चुका है, हट चुका। अब सारा पानी क्या हो चुका है, हट चुका है। अब ले जाएंगे तीसरा टैंक में। अब पानी में गंदगी नहीं है, लेकिन अब पानी में क्या है, जीवाणु है, और क्या है, विषाणु है, या कोई अब हानिकारक सूक्ष्म जीव है। इससे बचने के लिए इसमें डाल दीजिए क्या, क्लोरीन, या क्लोरीन नहीं तो इसके जगह पर ब्लीचिंग पाउडर, क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर भी पानी में घुल करके कौन गैस छोड़ता है, क्लोरीन गैस छोड़ दिए, तो जीवाणु विषाणु सब कुछ खत्म हो गया। अब पानी आपका पूरी तरह से पीने लायक बन चुका है। क्लियर हो गया, ध्यान दिए ना। तो नदी के गंदे जल को पीने लायक कैसे बनाए ये देख लिए, देख लिए कि नहीं। सबसे पहले पानी के फिटकिरी डाले, फिटकिरी डालने से बड़े बड़े कण एक जगह इकट्ठा होकर भारी होकर नीचे, ऊपर से पानी निकाल लिया, और ऊपर से पानी निकाल के उसको दूसरा टैंक जिसे फिल्ट्रेशन टैंक कहते हैं उससे गुजारते हैं। फिल्ट्रेशन टैंक इस तरह क्रिएट होते हैं कि सारी छोटी छोटी अशुद्धियां इस फिल्ट्रेशन टैंक में, बालू कंकर में फंस जाते हैं, और साफ पानी को हम बाहर निकाल लेते हैं। फिर साफ पानी में क्लोरीन डालकर उसे जीवाणु रहित विषाणु रहित कर लेते हैं, और इससे पानी साफ हो जाता है। अब यहां पर दोस्तों ध्यान दीजिए कि पानी साफ करने के लिए हम फिटकरी या पोटास एलम का भी यूज किए हैं, और पानी साफ करने के लिए क्लोरीन या ब्लीचिंग पाउडर का भी यूज किए हैं, किया है ना। यानी क्लोरीन से भी पानी साफ किया जाता है, पोटास एलम से भी पानी साफ किया जाता है, लेकिन साफ करने की दोनों की प्रक्रिया क्या है, अलग है। पोटास एलम पानी को जो साफ किया है वो बड़े बड़े कणों को नीचे बैठाकर, और क्लोरीन जो पानी को साफ किया वो हानिकारक सूक्ष्मजीवों को मारकर। तो कई बार प्रश्न आते हैं कि जल का शुद्धिकरण होता है, तो वहां पर आंसर पोटास एलम हो जाता है। कई बार ऐसा भी प्रश्न आता है जल का शुद्धिकरण होता है, तो कई बार क्लोरीन आंसर हो जाता है। तो जल का शुद्धिकरण, जल की सफाई में पोटास एलम का भी यूज हो रहा है और क्लोरीन का भी यूज हो रहा है, लेकिन दोनों के यूज होने के कार्य अलग अलग है। ये बात को आप समझ लेना। पोटास एलम फिटकरी के क्या कार्य है, पोटास एलम फिटकरी के क्या कार्य हैं, क्लोरीन या ब्लीचिंग पाउडर के। कोई दिक्कत, समझे। एक बार पढ़िए तो अब बारूद के अभी आपको अलग करते। उर्ध्वपातन बच गया। उर्ध्वपातन इसलिए छोड़ दिए कि उर्ध्वपातन का जिक्र किए थे, शुरू में ही किए थे ना, इसलिए उसको छोड़ दिए थे। वैसे बहुत पढ़ा रहे हैं, ठीक है, इतना पढ़ा रहे हैं कि टॉप करने के अलावा कोई विकल्प नहीं आपके पास। अरे हल्ला मत करिए।
मजा लीजिए, भीतरे भीतर मजा लीजिए, हल्ला कर देते हैं गड़बड़ा जाता है। कोई दिक्कत? समझ गए ना? सीधा पहले पोटास एलम का बोरा गिराएंगे और उसके बाद उसे बालू कंकर पत्थर से गुजारेंगे और लास्ट में क्लोरीन डालकर जग में लेकर पी लेंगे। एक लाइन में क्लियर, जल साफ। अब थोड़ा बारूद के मिश्रण को अलग कर लेते हैं। बारूद, बारूद जानते हैं अंग्रेजी में गन पाउडर कहते हैं। और बारूद किसका मिश्रण है? तो बारूद में रहता है पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर तथा चारकोल। चारकोल कार्बन का एक रूप है। तो बारूद पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर और चारकोल का मिश्रण है। सबसे ज्यादा पोटेशियम नाइट्रेट रहता है। पोटेशियम नाइट्रेट को सोरा कहा जाता है, साल्ट पीटर भी कहा जाता है। एक होता है सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट को चिली साल्ट पीटर कहा जाता है। और पोटेशियम नाइट्रेट को केवल साल्ट पीटर कहा जाता है। तो साल्ट पीटर कहिए या सोरा कहिए, बात बराबर है। तो बारूद यानी कि गन पाउडर किसका किसका मिश्रण है? पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर और अब इनके सारे मिश्रण को अलग अलग करना है। चारकोल यानी कार्बन का जो एक रूप है, इसको अलग करना है। सल्फर को अलग करना है, पोटेशियम नाइट्रेट को अलग करना है। कैसे अलग करेंगे? सबसे पहले बारूद को डाल देते हैं पानी में। बारूद को कहां डाल देंगे? पानी में। सबसे पहले बारूद को डाल देते हैं पानी में। पानी में डाल दिए बारूद को। बारूद को पानी में डालिएगा तो पानी में केवल पोटेशियम नाइट्रेट घुलते हैं, लेकिन सल्फर और चारकोल नहीं घुलते। पानी में पोटेशियम नाइट्रेट घुलते हैं, लेकिन सल्फर और चारकोल नहीं घुलते हैं। और ध्यान दीजिए, यहां से आप ये भी कॉन्सेप्ट बना लीजिए कि पोटेशियम नाइट्रेट पानी में घुलनशील होते हैं, सल्फर तथा चारकोल पानी में अघुलनशील होते हैं। इस तरह से भी हमें सोचना है। कहां से प्रश्न कब बन जाए ये आप याद रखिए। तो हमने बारूद को पहले पानी में डाला, पानी में डालने से पोटेशियम नाइट्रेट पानी में घुल गया, सल्फर और चारकोल नहीं घुला। अब सल्फर और चारकोल पानी में नहीं घुलेगा तो उसको छलनी से छान कर क्या कर लेंगे? अलग कर लेंगे। अब पोटेशियम नाइट्रेट पानी में घुल चुका है। अब पोटेशियम नाइट्रेट और पानी के विलयन को आसवन विधि द्वारा अलग कर सकते हैं कि नहीं? तो पोटेशियम नाइट्रेट जो पानी में घुल चुका है, जबकि सल्फर और चारकोल पानी में नहीं घुला है, तो सल्फर और चारकोल को छन्नी से चाल कर अलग कर लिए। अब पोटेशियम नाइट्रेट को इसी में घुला रहने दिए। अब पोटेशियम नाइट्रेट जल के मिश्रण को अलग करेंगे किस विधि के द्वारा? आसवन विधि के द्वारा। पोटेशियम नाइट्रेट अलग हो गया। अब बचा है सल्फर और, अब सल्फर और चारकोल जो बच गया है, इसको डाल दीजिए कार्बन डाई सल्फाइड के, कार्बन डाई सल्फाइड के विलयन में। कार्बन डाई सल्फाइड भी एक लिक्विड पदार्थ है। क्या है? अब उसमें जैसे हम सल्फर और चारकोल वाला मिश्रण डालते हैं तो कार्बन डाई सल्फाइड में सल्फर घुल जाते हैं और चारकोल नहीं घुलते। कार्बन डाइसल्फाइड में सल्फर घुल जाते हैं, चारकोल, अब चारकोल नहीं घुलते तो उसको चलनी से चाल कर क्या कर लेंगे? निकाल लेंगे। सल्फर इसमें घुला हुआ है। अब सल्फर कार्बन डाइसल्फाइड का मिश्रण ठोस द्रव का मिश्रण हो गया। फिर इसको आसवन विधि द्वारा क्या कर लीजिए? अलग कर लीजिए। चारकोल तो आपका पहले से अलग है। और इस तरह से बारूद के सारे मिश्रण, तीन अभी अब एक दूसरे से अलग हो गए कि नहीं? हो गए कि नहीं हो गए? क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? पढ़ लीजिए बारूद के मिश्रण को अलग करने की विधि।
पूरा नोट एक साथ नहीं मिलेगा फिलहाल। पूरा नोट एक साथ अवेलेबल है, लेकिन वो पुराना वाला मिलेगा। क्लियर? आइए अंतिम चीज समझिए, यौगिक और मिश्रण में अंतर। ये आप समझ चुके हैं, फिर भी एक बार देख लीजिए। अंत भला तो सबसे पहले यौगिक और मिश्रण में अंतर है कि यौगिक बनना क्या है? रासायनिक परिवर्तन है, जबकि मिश्रण बनना भौतिक परिवर्तन है। यौगिक शुद्ध पदार्थ है, जबकि मिश्रण शुद्ध पदार्थ। मिश्रण कैसा पदार्थ है? अशुद्ध पदार्थ है। यौगिक के अवयव भौतिक विधि से अलग नहीं हो सकते, जबकि मिश्रण के अवयव अलग हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं। क्लियर है? बात समझ गए ना? और भी कई अंतर है। मिश्रण में अवयव के गुण पाए जाते हैं, यौगिक में अवयव के गुण नहीं पाए जाते। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं ना? तो चैप्टर समाप्ति की घोषणा कर दे। क्वेश्चन बन गया कि बताना पड़ेगा क्वेश्चन? आइए तो अगला क्लास में क्वेश्चन पर डिस्कस करके आगे के चैप्टर की ओर हम लोग रवाना होंगे। और दूसरा चैप्टर है अणु और। तो आइए नेक्स्ट क्लास पर हम प्रश्नों पर चर्चा करते हैं और 10-15 मिनट प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। हालांकि अधिकांश प्रश्न आपको बन गया होगा अगर आप सीरियस से क्लास किए हैं। 3 क्लास हुआ है इस चैप्टर में। तो मिलिए अगले क्लास में।